नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 30 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड सेल्सियस स्टेटमेंट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे ठीक पिछला लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और वहां पर हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट पास किए थे। एक स्टेटमेंट था कौन सा वाला, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट था कौन सा वाला, हमारा सेल्सियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole effect is complete conversion of heat into work। ओके, और जो दूसरा हमारे पास सेल्सियस स्टेटमेंट था वो क्या था, वो बोलता है नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole effect is ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। वो दोनों स्टेटमेंट क्या करते हैं, मैंने यहां पर लिख दी है। अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को पहली नजर में देखूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, अलग अलग है, इन दोनों की मीनिंग क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंस होते हैं। कहने का मतलब क्या है, इक्विवेलेंस कहने का मतलब यह है कि अगर इन दोनों में से कोई एक लॉ भी फेल हो गया या फिर एक लॉ भी क्या हो गया, अनट्रू हो गया, तो जो पहले वाला लॉ है वो अपने आप क्या हो जाएगा, अनट्रू हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हमारा सेल्सियस स्टेटमेंट क्या हो जाए, अनट्रू हो जाए, अगर ये सिद्ध ना हो, ये जो मेरे यहां पर लिखा हुआ है ऐसा ना हो, तो अपने आप ही जो हमारे पास केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा, अनट्रू हो जाएगा, या बोल सकते हैं वायलेट हो जाएगा। कहने का मतलब अगर सेल्सियस स्टेटमेंट वायलेट होगा तो अपने आप ही केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या हो जाए, वायलेट हो जाए, तो उसी समय ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड सेल्सियस स्टेटमेंट। और यही क्या करना है, आज हमको प्रूफ करना है। ओके, ठीक है, तो इसके ये लिखा आपने, ये हमने कल लिख दिए थे। आई होप आपके वो चल रहे होंगे, जैसे हम एक सीरीज में चलते हैं ना, तो कल वाला लेक्चर आपने देखा, लास्ट में आपके पास हमारे पास दो स्टेटमेंट थे। एक क्या था हमारे पास, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दूसरा क्या था, सेल्सियस स्टेटमेंट। और उसके नीचे लिखो आप क्या, नाउ वी विल सी, इसके नीचे लिखना नाउ वी विल सी इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक केपी स्टेटमेंट एंड सेल्सियस स्टेटमेंट ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड सेल्सियस स्टेटमेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो हमारा सेल्सियस स्टेटमेंट है वो क्या है, अनट्रू है, या उससे वायलेट हो रहा है, और ये प्रूफ कर दूंगा कि सेल्सियस स्टेटमेंट के अनप्रूफ होने से या बोलते हैं वायलेट होने से जो हमारे पास क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो भी क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो पहले केस में क्या हो जाएगा, एट फर्स्ट नाउ वी विल proof if Celsius statement Celsius statement is violated then Kelvin Planck statement is also violated ठीक है ना। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि अज्यूम करो कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक इस तरीके से रिजर्वॉयर है। ठीक है, इस तरीके से क्या मान लिया हमने, एक यहाँ पर एक रिजर्वॉयर मान लिया यूँ करके। रिजर्वॉयर क्या होता है, इट इज ए लार्ज बॉडी हैविंग इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक है, मान लिया इस रिजर्वॉयर का टेम्परेचर कितना है, T1 है, और एक ऐसा रिजर्वॉयर यहाँ मान दिया दिस इज एट टेम्परेचर T2, एंड ऑब्वियसली बात है जो T1 है वो क्या है,
T2 से ज़्यादा है, तो ये दूसरा रिजर्वॉयर है, इसे मैंने क्या बोला, T2 बोला, जिसका टेम्परेचर कितना है, T2 है। और इस पूरी प्रोसेस के लिए जो T1 है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है, T2 है। मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एक रेफ्रिजरेटर लगाया। क्या लगाया, रेफ्रिजरेटर लगाया, और एक ऐसा रेफ्रिजरेटर लगाया जो उसके सराउंडिंग से बिना वर्क लिए क्या कर रहा है, यहां से हीट को, लोअर टेम्परेचर से हीट को हायर टेम्परेचर में भेज रहा है। यानी वो क्या कर रहा है, सेल्सियस स्टेटमेंट को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, माना यहां से इसने क्या ली, Q2 हीट ली, कोई वर्क नहीं हो रहा है। देखो रेफ्रिजरेटर में कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, फिर भी क्या कर रहा है, यहां से Q2 हीट ले रहा है। एक हाइपोथेटिकल हमने एक ऐसा रेफ्रिजरेटर यहां पर अज्यूम कर रखा है जिसमें कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, इसके इन्वायरमेंट से, यहां बोलते हैं इसकी सराउंडिंग से इस पर कोई वर्क नहीं हुआ, फिर भी इसने क्या लिया, यहां से Q2 हीट ली, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है कि सेल्सियस स्टेटमेंट क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। अगर ये वॉयलेट हो रहा है, ये प्रूव करना है कि जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो भी क्या हो रहा होगा, वॉयलेट हो रहा होगा। तो अज्यूम किया मैंने, इसने यहां से Q2 हीट ली, तो ये वर्क तो कुछ हो नहीं रहा है, तो Q2 ही हीट कहां किसको दे देगा, ये इस हायर रिजर्वॉयर को दे देगा, या बोल सकते हैं इस वाले रिजर्वॉयर को दे देगा जो कहां पर है, एट टेम्परेचर T1 पर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दो रिजर्वॉयर के बीच एक हीट इंजन क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं। मैंने यहां पर क्या लगाया, एक हीट इंजन लगाया। देखो ध्यान से, यहां मैंने क्या लगा दिया, एक इस तरीके से हीट इंजन लगाया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, हीट इंजन है, हीट इंजन। ओके, ये बात समझ में आई ना। अब हीट इंजन का काम क्या है, हीट इंजन क्या करता है, हायर टेम्परेचर से हीट लेता है। माना इसने यहाँ से कितनी हीट ली, Q1 हीट ली, और क्या देगा, फिर कुछ वर्क देगा। माना इसने कितना वर्क दिया, W वर्क किया, कितना वर्क किया, W वर्क किया, और जो कुछ हीट है वो किसको दे देगा, लोअर टेम्परेचर को दे देगा, यानी T2 को दे देगा। और माना इसको कितनी हीट दी, Q2 हीट दी, जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। तो हमने पढ़ाई हुआ है कि ये क्या है, एक हीट इंजन है। जो हीट इंजन होता है, माना कार्नोट हीट इंजन है, इसने क्या किया, यहां से इस T1 जो वाला रिजर्वॉयर है वहां से Q1 हीट ली और W काम किया, और Q2 हॉट हीट किसको दे दी, इस लोअर टेम्परेचर वाले रिजर्वॉयर को दी। अभी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही हमको। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज यहां पर अजम्पशन है, या फिर हम ऐसा सपोज कर रखा है, ये भी क्या होता है, एक टाइप का हीट इंजन होता है। यानी ये किस में काम करता है, एक साइकिल में काम करता है, फिर साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है, और ये भी क्या करेगा, एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करेगा। और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जब ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है और जब ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, दोनों सेम टाइम पर क्या कर रहे हैं, साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। थोड़ा सा अजीब हो गया ना। देखो, कहने का मतलब ये है, ये भी क्या करेगा, एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करेगा, और ये भी क्या कर रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रहा है। दोनों जो साइक्लिक प्रोसेस हैं वो क्या है, ऐसे चल रहे हैं। देखो, ये मतलब जिस टाइम पर ये क्या कर रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसी टाइम पर ये भी क्या कर रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। यानी दोनों क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पर एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। जो मेरे पास रेफ्रिजरेटर है, जितने टाइम में रेफ्रिजरेटर अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, या फिर जिस टाइम पर माना वो 1 बजे इस रेफ्रिजरेटर ने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया, उसी टाइम पर, उसी 1 बजे जो मेरे पास हीट इंजन है वो भी क्या करेगा, अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा। यानी दोनों क्या है, सेम टाइम पर एक चक्कर पूरा कर रहे हैं। ये हो रहा है, दोनों सेम टाइम पर एक चक्कर पूरा कर रहे हैं, दोनों सेम टाइम पर एक चक्कर पूरा कर रहे हैं। ठीक, यानी इन दोनों के साइकिल के बीच कोई भी लैग नहीं है, दोनों कैसे साथ साथ चल रहे हैं। ठीक, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इन दोनों को, जो मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है और एक मेरे पास क्या है, हीट इंजन है, दोनों क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं, यानी दोनों को कंपोजिट कर रहा हूं। तो जब इनको कंपोजिट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक नए हीट इंजन मिलेगा। मान लिया मैंने इन दोनों क्या किया, कंपोजिट किया। क्या किया, कंपोजिट किया है, कंबाइन किया। क्या कर दिया, कंबाइनली मैंने इनको देखना चाहा, यानी इन दोनों के इफेक्ट को कंबाइनली मैंने देखना चाहा। देखो कैसे दिखेगा कंबाइनली। ये मेरे पास यहाँ क्या है, एक हॉट रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T1, और यहाँ मेरे पास क्या है, एक कोल्ड रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T2। ठीक है, नाउ जो कंबाइन करके जो हीट इंजन बनेगा, माना ये मेरे पास क्या मिला, यहाँ पर एक नया इंजन मिला, कंबाइन इंजन। ये क्या है मेरे पास, कंबाइन इंजन। ठीक है, या कंपोजिट इंजन बोल सकते हैं, कंबाइन इंजन बोल सकते हो, कंपोजिट या फिर कंबाइंड, या फिर आफ्टर कॉम्बिनेशन या फिर कंपोजिट बोल दो, कंपोजिट, POSIT, कंपोजिट इंजन। ओके, अब देखो कंपोजिट इंजन में क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन करके देखो, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखो। यहां से क्या हो रहा है, Q2 हीट
इस रिजर्वॉयर में जा रही है, Q1 हीट यहाँ से आ रही है, यानी यहाँ से कितनी हीट आएगी नीचे को, Q1 माइनस Q2, कितनी हीट आएगी, Q1 माइनस Q2। देखो क्यों बोला मैंने, क्योंकि Q1 जा रही है, सॉरी Q2 जा रही है और Q1 आ रही है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो नीचे को कितनी हीट आएगी, Q1 माइनस Q2 हीट नीचे को आएगी। ये बात समझ में आई आपको। अब देखो तो वर्क कितना होगा, देखो ये तो यहाँ तो कोई वर्क है नहीं, बिकॉज ये बिना वर्क के काम कर रहा है, क्योंकि आइडल कैसा अज्यूम कर रखा है, हाइपोथेटिकल अज्यूम कर रखा है। अब देखो यहाँ पर वर्क कितना है, देखो जो वर्क है वो कितना है, वर्क इक्वल टू कितना है, Q1 माइनस Q2 है। अब इधर देखो यहां से Q2 हीट ऊपर को गई, Q1 हीट नीचे को आई, तो यहां जो नीचे टोटल हीट आई वो कितनी आई, 0 हीट आई, यानी यहां को कोई हीट नहीं आ रही, यानी इसकी जरूरत ही नहीं हमको। ये जो मेरे पास नीचे जो हीट कोल्ड रिजर्वॉयर है उसकी जरूरत ही नहीं है। देखो क्या किया इसने यहाँ पर, ये जो मेरे पास कंबाइंड यहाँ पे कंपोजिट इंजन आया, इन दोनों इंजन को मिलाकर यहाँ पे इस रेफ्रिजरेटर और इस हीट इंजन को मिलाकर जो मेरे पास यहाँ पर कंपोजिट इंजन आया, उसने क्या किया, इस हॉट रिजर्वॉयर से Q1 माइनस Q2 हीट ली और उतना ही वर्क कर दिया। ये क्या है, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? फर्स्ट लॉ ऑफ जो मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या कहता है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल इफेक्ट इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। लेकिन ये तो कर दे रहा है ना, इसने क्या किया, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, वॉयलेशन ऑफ कैलोरी प्लांक स्टेटमेंट हो गया। हमने क्या अज्यूम करके चला था कि कौन सा स्टेटमेंट वॉयलेट हो रहा है, सेल्सियस का, और क्या निकल के आया कि कैलोरी प्लांक स्टेटमेंट भी क्या हो रहा है, हमारा वॉयलेट हो रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक स्टेटमेंट, इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट, अभी हमने क्या अज्यूम करके चले, सेल्सियस स्टेटमेंट क्या है, वॉयलेट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैलोरी प्लांक स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा, जैसा कि हमको यहां पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। कैलोरी प्लांक स्टेटमेंट में क्या कहता है, जितनी हीट ऊपर से ले रहा है उसको वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर क्या हो गया, कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो सेल्सियस स्टेटमेंट और जो कैलोरी प्लांक स्टेटमेंट हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंस है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंस, यानी एक अनट्रू होगा तो दूसरा वाला या पहला वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा, अनट्रू हो जाएगा। ठीक ना, इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम, कि हम ये बोलें कि कैलोरी प्लांक स्टेटमेंट क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है, और क्या प्रूफ कर दें कि जो मेरे पास सेल्सियस स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, अपने आप ही क्या हो गया, वॉयलेट हो गया। तो इसका दूसरे केस में क्या लिख सकते हैं हम, इसे मिटा के चलते हैं कि नाउ वी विल प्रूफ, सेकंड केस में, ये तो पहला केस था, नाउ वी विल प्रूफ, अगला लिखो, सेकंड केस में क्या लिखेंगे, नाउ वी विल प्रूफ if Kelvin Planck statement is violate then Celsius statement is also violated, ऑल्सो वॉयलेट। ठीक है, देखो अब इसे प्रूव करना है, यानी अब हमारे पास क्या होगा, देखो कैसे करेंगे इसको। मान लिया कि मेरे पास यहाँ क्या है, एक इस तरीके से हीट रिजर्वॉयर है इधर पे एट टेम्परेचर T1, इस तरीके से एट टेम्परेचर T1 एक हीट रिजर्वॉयर है, और एक हीट रिजर्वॉयर यहाँ मान लो इस तरीके से, ठीक, दिस इज एट टेम्परेचर T2। ओके, नाउ अब मैंने यहाँ पर क्या लगा रखी है, एक इस तरीके से हीट इंजन लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, एक हीट इंजन लगाया, दिस इज माई हीट इंजन। और कैसा हीट इंजन है, जो क्या कर रहा है, कैलोरी प्लांक स्टेटमेंट को वॉयलेट कर रहा है। माना इसने यहां से कितनी हीट ली, Q1 हीट ली, कितनी हीट ली, Q1 हीट ली, और कितना काम किया, W काम किया, एंड दिस W विल बी इक्वल टू Q1, बिकॉज अगर इसको क्या करना है, कैलोरी प्लांक स्टेटमेंट का वॉयलेशन कर रहा है, तो इसने क्या करना पड़ेगा, जितनी हीट ये ले रहा है इस हॉट रिजर्वॉयर से, उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब दिस Q1 हीट विल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वर्क, जो कि मैंने यहां पर दिखा रखा है कि यहां पर जो वर्क डन किया इस हीट इंजन ने वो किसके बराबर है, Q1 के बराबर है। ठीक है, नाउ अब जो यहां पर जो वर्क निकल रहा है ना, इसको मैं कहां यूज कर रहा हूं, किसी एक रेफ्रिजरेटर को काम करने में यूज कर रहा हूं। यानी मैंने यहां पर क्या लगाया, एक रेफ्रिजरेटर लगाया हूं करके, दिस इज माई रेफ्रिजरेटर,
रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्री लिख दिया शॉर्टकट में। ओके ना, अब जो ये काम किया मैंने, W काम कर रहा हूं मैं, इसको मैंने कहाँ को दे दिया, किस में लगा दिया, इसको जो किया गया काम है किस में लगा दिया मैंने, किस में यूज कर दिया, इस रेफ्रिजरेटर में यूज कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में काम होगा तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, यहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेगा और Q1 अमाउंट ऑफ हीट किसको दे देगा, इसे दे देगा, यानी किसको, जो मेरे पास, सॉरी कितनी देगा बताओ, यहां से अगर Q2 ले रहा है तो इसे कितने देगा बताओ, यहां से कितना आ रहा है, W आ रहा है, कितना वर्क किया, W वर्क किया, यहां से कितनी आई Q2, तो यहां जो मेरे पास एनर्जी जाएगी, यहाँ पे हीट जाएगी, वो कितनी होगी, W प्लस Q2 के बराबर होगी। ये होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। और जहां पर जो W है किसके बराबर है, Q1 के बराबर है। नाउ जैसा मैंने यहां पर किया, दोनों को क्या किया, कंपोजिट किया, दोनों को कंबाइन किया, ठीक इस तरीके से इस हीट इंजन और इस रेफ्रिजरेटर को क्या कर रहा हूं, दोबारा से कंबाइन कर रहा हूं और एक क्या बनाऊंगा, कंपोजिट रेफ्रिजरेटर बनाऊंगा। यानी जहां पर जैसे यहां पर क्या बना, कंपोजिट इंजन बना, तो यहां क्या मिलेगा मेरे को, एक कंपोजिट रेफ्रिजरेटर मिलेगा। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद, आफ्टर कंबाइन करने के बाद, ठीक है, अगेन वो अज्यूम कर रखा है हमने कि दोनों क्या है, दोनों कैसे किस में काम कर रहे हैं, एक साइकिल में काम कर रहे हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रहे हैं, और दोनों के लिए, हीट इंजन के लिए भी और रेफ्रिजरेटर के लिए भी एक साइकिल कंप्लीट होने, मतलब सेम टाइम में क्या कर रहे हैं, अपने साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है सेम टाइम में, ऐसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सेम टाइम में अपने साइकिल को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, तभी क्या कर रहे हैं, दोनों को कंपोजिट कर पाएंगे हम। क्या क्या, दोनों को कंपोजिट किया, कंपोजिट करने के बाद मेरे को यहाँ पर अगेन से एक नया कंपोजिट रेफ्रिजरेटर देखने को मिला। तो ऐसे मैंने दो रिजर्वर बनाया मैंने, ये मेरे पास क्या है, टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, ये क्या है मेरा कंपोजिट रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो दिस इज माई कंपोजिट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब देखो दोनों कंबाइन करो, क्या करेगा, देखो यहां से तो कोई हीट आ नहीं रही है, सिर्फ कितनी हीट जा रही है, Q2 हीट जा रही है। तो ऊपर कितनी जाएगी, कितनी हीट जाएगी, Q2 हीट ऊपर जाएगी, कितनी हीट, Q2। फिर क्या हो रहा है, देखो यहां पर ऊपर देखो, यहां कितनी हीट गई, यहां से कितना आया, W प्लस Q2। इस W प्लस Q2 को मैं क्या लिख सकता हूं, Q1 प्लस Q2 लिख सकता हूं मैं। आंसर है हाँ जी, लिख सकता हूं। देखो यहां कितना पहुंचा, W प्लस Q2 या फिर Q1 प्लस Q2। ठीक है, और यहां नीचे कितना आया, Q1 आया। तो ऊपर कितना पहुंचा बताओ, यहां से ऊपर कितना जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, Q1 नीचे आ गया, ऊपर कितना जा रहा था, Q1 प्लस Q2। तो Q1 नीचे आ गया, तो बचा कितना सिर्फ मेरे पास, Q2 बचा। अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर Q1 बचेगा। ठीक है, अब ये मत करना कि W भी आ रहा है इधर पे, W नहीं, ये W इधर इंक्लूड हो गया। ठीक है, बार बार लिखेंगे इसको हम, तो W यहाँ इंक्लूड कर दिया Q1 के फॉर्म में। अब देखो, तो यहाँ मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर मिला जिसने क्या किया, बिना काम किए यहाँ से Q2 हीट ली, बिना बाहर से काम लिए, फिर बिना सराउंडिंग को डिस्टर्ब किए यहाँ से Q2 हीट ली फ्रॉम लोअर टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर को उतनी हीट दे दी। ये क्या है, वॉल्यूशन ऑफ सेल्सियस स्टेटमेंट है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। हम क्या अज्यूम करके चले थे कि जो हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो वायलेट हो रहा है, और इन दोनों का रिजल्ट क्या देखने को मिला मेरे को, कि जो केल्विन स्टेटमेंट है वो भी क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं अगेन दोबारा से कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड सेल्सियस स्टेटमेंट बोथ आर इक्विवेलेंस टू ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस वाला झंझट हमारा, या बोल सकते हैं इक्विवेलेंस वाली जो समस्या है वो क्या होगी, खत्म हो गई। ठीक, तो हम ये करके चलेंगे कि अगर इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट अनट्रू है तो दूसरा वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा, सॉरी अनट्रू हो जाएगा। ठीक ना, अब यहां पर कभी कभी एक क्वेश्चन वाइवा में यहाँ पे कहीं पूछ दिया जाता है, अगर हमारे पास कोई मशीन ऐसी हो, ऐसी, ठीक है, यानी जो किसको वायलेट कर रही हो, इस केल्विन स्टेटमेंट को, या फिर कोई मशीन ऐसी हो जो सेल्सियस स्टेटमेंट को वायलेट कर रही हो, यानी वो जितनी हीट यहाँ से ले रही है उतना ही वर्क में कन्वर्ट कर दे, या फिर कोई मशीन ऐसी हो जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट अपने आप क्या करा दे, फ्लो करा दे। इस टाइप की मशीन के लिए एक स्पेशल नाम कहा जाता है, उसे हम बोलते हैं परपेचुअल मशीन ऑफ सेकंड काइंड, या परपेचुअल मशीन ऑफ मोशन ऑफ सेकंड काइंड, या बोल सकते हैं उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल मोशन ऑफ सेकंड काइंड बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको। परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड हमने कहां पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था। यानी ऐसी मशीन, जब हम फर्स्ट काइंड की बात करते हैं, ऐसी मशीन जो बिना फ्यूल खर्च किए काम देते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे,
इस मशीन को हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। उस तरीके से जो परपेचुअल मशीन ऑफ सेकंड काइंड होती है वो क्या करती है कि वो क्या करेगी कि हीट लेगी और उतनी हीट को क्या कर देगी, वर्क में कन्वर्ट कर देगी। हम पूछते हैं उतना ही वर्क हमको मिल जाएगा, तो इस टाइप की मशीन को हम क्या बोलेंगे, परपेचुअल मशीन ऑफ सेकंड काइंड बोलेंगे। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। मान लिया मेरे पास यहाँ पर क्या है, सोर्स ऑफ हीट है, यहाँ पर हमने क्या लगाई, एक मशीन लगाई, क्या लगाई, एक मशीन लगाई, और इसने यहाँ से कुछ हीट ली, क्यू हीट ली, और इतना ही मुझे यहाँ पर वर्क दे दिया। माना ये मेरे पास यहाँ से हीट ली और यहाँ पर ऐसे वायर लगाया मैंने, एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पर कितना लगा दिया, क्या लगा दिया, एक इस तरीके से बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो ये जो मशीन है एक ऐसी मशीन है जिसने यहाँ से कोई एक, माना यहाँ बहुत सारी क्या है, एनर्जी है हमारे चारों ओर, इस हमारे इन्वायरमेंट से एनर्जी ली, और बल्ब को दे दी, बल्ब जलने लग गया। ये कुछ ऐसा ही है कि मैंने ऐसा हाथ में बल्ब पकड़ा और बल्ब जलने लग गया। क्या कभी ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ऐसा होगा, अगर कोई मशीन अगर हमारे पास ऐसी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, परपेचुअल मशीन ऑफ मोशन ऑफ सेकंड काइंड बोल देंगे, और उस मशीन के मोशन को हम क्या बोलेंगे, परपेचुअल मोशन ऑफ सेकंड काइंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो किस टाइप के मोशन को रूल आउट करता है। सेकंड लॉ क्या कहता है, ना तो ये पॉसिबल है ना ही ये पॉसिबल है। इसका मतलब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो परपेचुअल मोशन ऑफ सेकंड काइंड को क्या करता है, रूल आउट कर देता है। तो इसको लिख लो ऊपर अपने हेडर में कि जो परपेचुअल मोशन ऑफ जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो एक्चुअल में क्या करता है, परपेचुअल मोशन ऑफ सेकंड काइंड को रूल आउट कर देता है। कहता है परपेचुअल मोशन ऑफ सेकंड काइंड पॉसिबल नहीं है, या फिर इस टाइप की मशीनें पॉसिबल नहीं है जो बिना हीट सिंक को दिए काम कर जाए। ठीक, हमारे एक सर थे, फिजिक्स हमको पढ़ाते थे कॉलेज में, बीएससी में, उन्होंने बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि कोई बच्चा चाहे कितना ही अच्छा ईमानदार क्यों ना हो, अगर उसके माता पिता उसको 100 रुपये देते हैं और कहते हैं कि बेटा जाओ बाजार से सामान लेके आओ, वो कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो हमेशा उसमें से कुछ न कुछ चुंगी अपने लिए काटता ही काटता है। वो चाहे 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, लेकिन वो अपने रखता ही रखता है। सेम केस कहाँ होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में होता है। चाहे वो कितनी ही अच्छी मशीन क्यों ना हो, लेकिन वो बिना हीट खर्च किए हुए, या बोल सकते हैं बिना हीट किसको दिए हुए, सिंक को दिए हुए काम नहीं करेगी। ऐसा हमको नहीं मिलेगा कि कोई बच्चा है वो 100 रुपये ले गया और 100 के 100 रुपये का उसने हिसाब कर दिया। ठीक है, यानी 100 के 100 रुपये का अच्छी जगह उसने काम कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा या बर्बाद कहीं नहीं किया। ऐसा कभी नहीं होता है, मतलब बच्चे में ये गुण होता है। अब आप लोग मत कहने लग जाना कि मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो। ठीक है, आप 20 साल से ऊपर के हो, एमएससी बीएससी एमएससी कर रहे हो। ठीक, तो छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो सेम केस किसके लिए होता है, मशीनों के लिए भी होता है। और यही क्या है, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट भी है कि इस दुनिया में कोई मशीन ऐसी नहीं है जो बिना हीट सिंक को दिए हुए काम कर जाए। मशीन ना बोल के आप अगर हीट इंजन बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इस दुनिया में कोई हीट इंजन ऐसा नहीं है जो हीट सिंक को दिए बिना काम कर जाए। हीट उसको सिंक को देनी ही पड़ेगी, ना तो ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है। अगर यहाँ से यहाँ हीट पहुँचानी है तो कुछ वर्क करना ही करना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, अब यहीं पर कभी कभी एक ऐसी बात भी करते हैं कि वो कौन सा इंजन है फिर जिसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है जो कम से कम हीट सिंक को देकर काम करे, यानी जो सबसे अच्छा ईमानदार बच्चा कौन सा होगा। यानी वो बच्चा तो है ही नहीं जो 0 रुपया अपने लिए रखे। अब वो बच्चा कौन सा होगा जो कम से कम रुपया अपने लिए रखे और 1000 रुपये का हिसाब कर दे, वो बच्चा कौन सा होगा। अगर हम इंजन की बात करेंगे तो वो इंजन होता है क्या, कार्नोट हीट इंजन। और यहाँ पर कार्नोट अपनी दादागिरी दिखाते हैं। वो कहते हैं तुम इस दुनिया का कोई भी हीट इंजन ले आओ, मेरा हीट इंजन सबसे अच्छा होगा। तुम मेरे हीट इंजन को किसी भी रेस करा लो, मेरा हीट इंजन सबसे अच्छा होगा। मेरी मशीन सबसे अच्छी होगी। मेरे हीट इंजन को आप किसी भी गाड़ी में लगा दो, वो गाड़ी सबसे अच्छी होगी। ठीक है, ये किसका डायलॉग है, कार्नोट का डायलॉग है। और इसी डायलॉग को हम क्या बोलते हैं, कार्नोट थ्योरम बोलते हैं, जो क्या होने वाला है हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, व्हाट इज कार्नोट थ्योरम। और उसको हम प्रूव भी करें। कार्नोट थ्योरम क्या होती है, समझ में आ ही गया होगा कि द मोस्ट इफिशिएंट मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन
दैट हीट इंजन विल बी कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, इस दुनिया में अगर कोई हीट इंजन है जिसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, या बोलते हैं जो सबसे कम हीट में काम कर जाता है, हीट लेके और कम से कम हीट सिंक को देकर काम कर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्नोट हीट इंजन बोलते हैं। और जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम? कार्नोट थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, हम इसको कल देखेंगे और इसको हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वो करिए, आप जो वो करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ बांटिए, और इस तरीके से ज्ञानपूर्ण वीडियोस देखने के लिए कनेक्ट रहिए। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम छोटी छोटी वीडियो देख के काम चल जाएगा, तो काम नहीं चलेगा। आपको लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी, अपने ज्ञान का प्रसार करना ही पड़ेगा। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।